सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियाँ में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह हैं दोनों, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीन, शिकायतें मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह है इनके। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह आदि उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधों, बेईमानी आदि पर लिखे उनके लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभरी आई हैं, पर घनी मूंछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी का चित्र है, अर्थात प्रेमचंद जी की एक तस्वीर मेरे सामने है और उस तस्वीर में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर एक मोटे कपड़े की पगड़ी है और कुर्ता धोती पहने हुए हैं। उनकी कनपटी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभर आई है और चेहरे पर घनी मूंछें हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस होता है एक मोटा कपड़ा जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं, अर्थात वो बेढंग से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें अंगुली बाहर निकल आई है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने पाँव में एक मोटे कपड़े के जूते पहन रखे हैं और उनके जो बंद हैं वो बेढंग से बंधे हुए हैं। जूते पुराने होने के कारण उन बंदों में जो लोहे की पतरी होती है वह निकल गई है और उनका दाहिने पाँव का जो जूता है वह ठीक है, लेकिन बाएं पाँव के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है और उसमें से उनकी अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जूते, जो प्रेमचंद जी के जूते हैं उन पर लेखक की दृष्टि अटक गई और लेखक सोचता है कि अगर फोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो इनकी जो पहनने की पोशाक है वह कैसी होगी। फिर लेखक सोचते हैं कि नहीं, यह ऐसा आदमी नहीं है कि उसकी आंतरिक जो स्थिति है वह अलग हो और बाहरी स्थिति दिखावे की हो। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ
क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग्य है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और अंगुली बाहर निकली हुई है, और थोड़ी सी भी जरा या लज्जा संकोच नहीं है कि मेरा जूता फटा हुआ है। और क्या तुम इतना भी नहीं जानते थे कि अर्थात तुम इतने विश्वसनीय थे, इतने खुद में ही खोए हुए थे कि अगर धोती को थोड़ा सा नीचे कर लेते तो तुम्हारे जो फटा हुआ जूता था उसकी अंगुली, पैर की जो अंगुली थी वह दिखाई नहीं देती। लेकिन जब फोटोग्राफर ने कहा होगा कि रेडी प्लीज, तो तुम मुस्कान लाने की चेष्टा कर रहे होगे, और दर्द भरी मुस्कान अर्थात कठिनाइयों में व्यतीत हुए जीवन में मुस्कान लाना असंभव था, उसको भी तुम संभव कर रहे होगे। और इतने में ही फोटोग्राफर ने क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा और यह फोटो तुम्हारी अधूरी मुस्कान के साथ खिंच गई होगी। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझसे एकदम रोक देता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि फोटो खिंचाना ही था तो ठीक जूते पहन लेते, या फिर पत्नी के आग्रह पर तुमने फोटो खिंचवा लिया। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी, कितनी बड़ी दुर्घटना थी कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी न हो। तुम फोटो को महत्व नहीं समझते, या फिर तुम फोटो का महत्व ही नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं, अर्थात लोग तो वस्त्र मांग करके शादी भी कर लेते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं, और मोटर मांग करके बारात भी निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीबी तक मांग ली जाती है कि फोटो खिंचाने के लिए तो लोग दूसरों की बीबी तक को मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने कि तुमसे जूते ही नहीं मांगे गए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते कि क्या तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो? लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, कि लोग तो इत्र चुपड़ करके अर्थात सुगंधित जो पदार्थ होता है उसको लगा करके फोटो खिंचवाते हैं ताकि उनकी फोटो से खुशबू आए। गंदे से गंदे आदमी को भी फोटो भी खुशबू देती है, कि गंदे से गंदे आदमी की खुशबू भी जो फोटो है उससे भी खुशबू आती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे, कि टोपी तो 8 आने में अर्थात सस्ती ही मिल जाती है, लेकिन जूते तो उस समय भी महंगे होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ ही है। अर्थात तुम उस समय भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, लेकिन तुम्हारा जो वास्तविक जीवन है वह भी अत्यधिक कठिनाइयों से भरा हुआ था। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो
ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि जो बाहरी आवरण है उससे कि हमारा जो आंतरिक जीवन है वह भी सामान्य नहीं है, उसमें भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि तुम्हारा जूता है वह ऊपर से फटा हुआ है, अर्थात तुम्हारा जो यथार्थवादी जीवन है वह वास्तविक है और हमारा जो जीवन है वह दिखावे का है। हमारे जूते का तला फटा हुआ है और हमारे पैर को नुकसान होता है, हमारा पैर है वह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन तुम्हारा जो पैर है वह सलामत रहता है। तुम वास्तविकता में जीने में विश्वास करते हो और हम कल्पनाओं में जीने पर विश्वास करते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो जो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो के ही छप जाए, कि तुम जूता जो फटा हुआ जूता है वह ठाट बाट से पहने हुए हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मेरी फ़ोटो ऐसे नहीं खिंचवा सकता, चाहे मेरी कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छापी गई हो। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? मौन सी मुस्कान है। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर कल्प छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है कि तुम्हारे ये जो चेहरे की बनावटी मुस्कान है, इससे ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे जो आंतरिक जीवन है उसकी वेदना को प्रकट करती है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ कि कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक कि ये मेरी जनता के लेखक है। मैं एक बार फिर से तुम्हारा यह जूता देखता हूँ। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे अर्थात तकाजा से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौट रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभदास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा कि आवत जावत पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम के आधार। फतेहपुर सीकरी आते जाते मेरे जो पैरों के जूते हैं वह घिस गए हैं और मैं हरि का नाम स्मरण करना भी भूल गया हूँ। तो कि बार बार चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनकी देखे दुख उपज है तिनको करबो परेशान। और ऐसे जो ऐसे ही देख करके बुलाते हैं उनके लिए उन्होंने कहा था कि जिनको देखते ही दुख उत्पन्न होता है उनको ही सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस समय पर तुमने अपना जूता आजमाया, अर्थात तुम्हारा जो जीवन है वह संघर्ष भरा रहा होगा और संघर्ष करते करते तुम्हारा जूता फट गया। तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे कि तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियाँ आई उनसे बच करके बगल से निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। उस समय की जो वास्तविक स्थिति थी उसके साथ समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है कि सभी नदियों से पहाड़ तो नहीं टूटते। कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी का ले डूबी की? तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को लेकर डूब गई ही? वही नेम धर्म वाली कमजोरी की, वही सत्य वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी।
तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो कि तुम्हारी यह पाँव की जो अंगुली है वह मुझे संकेत कर रही है कि तुम जिससे घृणा करते हो, नफरत करते हो, उसी की ओर से तुम पाँव की अंगुली से इशारा कर रहे हो। क्या तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है, अर्थात संघर्ष करते करते तुम्हारा जूता फट गया है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ कि मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए हुए तलवा घिसाए चल रहे हैं, अर्थात जो भारी दिखावा कर रहे हैं, उन पर जो टीले के बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, कि जो टीलों को छोड़ करके अर्थात मुसीबतों को छोड़ करके उनसे बाजू से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया है, कि तुम ऐसा कह रहे हो कि तुमने तो संघर्ष कर करके जूता फाड़ लिया है, अंगुली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है, कि तुम्हारा जो आंतरिक जीवन है वह सुरक्षित है। लेकिन मैं चलता रहा मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, लेकिन तुम जो बाहरी दिखावे के चक्कर में अपने आंतरिक जीवन का विनाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे कि तुम्हारा जो आंतरिक जीवन है वही समाप्त हो जाएगा, तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जो फटे जूते की बात है वह आसानी से समझ सकता हूँ, तुम्हारी जो अंगुली का इशारा है उसे भी आसानी से समझ रहा हूँ, और तुम्हारी यह जो व्यंग्य मुस्कान है, वेदना से भरी हुई मुस्कान है, इसको भी आसानी से समझ सकता हूँ। धन्यवाद।